नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस टाइम को अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले बैच में हमने बल के बारे में पढ़ा था कि बल क्या होता है। उसके बाद फिर बल के प्रकार में आए थे। हमने वहाँ पर दो प्रकार बताए थे आपको, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल के अंदर फिर हमने दो टाइप्स आपको बताए थे, एक पेशीय बल और दूसरा आपका घर्षण बल। ठीक है, इसके बाद असंपर्क में गए थे और वहाँ पर हमने तीन टाइप के बल बताए थे आप लोगों को। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल और तीसरा नाभिकीय बल। ठीक है, इसमें से हमने पेशीय बल को और घर्षण बल को अच्छे से समझ भी लिया था। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कोई भी आपका डाउट। जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे जो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी असंपर्क बल था, उसके जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे और उनके भी टाइप्स होते हैं उनको भी देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन अभी ओपन है। 7266092765 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। सारी प्रक्रिया वहाँ पर समझाई गई है। इसके बाद आप लोग चाहें तो डायरेक्टली आप ऐप के माध्यम से भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, पहला ही लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद स्टोर ऑप्शन पर जाएंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे, पहला ही कोर्स आपको दिख जाएगा टीजीटी साइंस का। वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अपना जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 50 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर था, जिसमें से 40 सीट ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं और केवल 10 सीट बाकी है। तो जो भी अभी 10 छात्र एडमिशन लेंगे उनको ये कोर्स है केवल 1500 रुपये में मिलेगा। 10 छात्रों के बाद अगर कोई कोर्स लेता है तो उसको 2500 में मिलेगा। ऐप के माध्यम से एडमिशन लेते समय आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा, गेट 1000। इस कूपन कोड को जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको तुरंत 2500 में से 1000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा और आपको कोर्स जो है केवल 1500 रुपये का अवेलेबल हो जाएगा। आप डायरेक्टली बैच से जुड़ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है प्रवेश की, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है असंपर्क बल के प्रकार। हमें पढ़ना था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। असंपर्क बल, इसमें हमने आपको 3 टाइप बताए थे। ठीक है, पहला टाइप था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो टाइप बताया था हमने आपको वो था विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा टाइप इसे बताया था हमने आपको नाभिकीय बल। नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अभी फिलहाल हम गुरुत्वाकर्षण बल पहले इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल पर जाएंगे और इसके बाद नाभिकीय बल पर जाएंगे। ठीक है, तो नाभिकीय बल के यहाँ पर 2 टाइप और हो जाते हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। एक है प्रबल बल यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, और दूसरा है दुर्बल बल।
दुर्बल बल यानी वीक फोर्स। दोस्तों देखा जाए तो प्रकृति में मूलतः जो है वो 4 प्रकार के ही बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल और दुर्बल बल। ये प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के ही बल पाए जाते हैं और फिर इन्हीं के टाइप्स हो जाते हैं अलग अलग। जैसे अगर आप देखें तो इसमें घर्षण बल भी निकल आता है, ठीक है, वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस में था, घर्षण बल हो गया, पेशी बल हो गया, नॉर्मल बल हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे अभिकेंद्रीय बल हो गया, अपकेंद्रीय बल हो गया, ठीक है, और तनाव बल हो गया, और भी कई सारे बल मिल जैसे श्यान बल हो गया। तो सब इन्हीं में से वो आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 4 प्रकार के ही बल प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इन चारों बलों को अब हम डिटेल से समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, इसके बाद प्रबल बल और इसके बाद फिर दुर्बल बल। तो सबसे पहले जो हेडिंग हम लोग डालते हैं वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और इसको अब डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, कैसे चीजें संभव हो पाती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, ब्रह्मांड में जो भी कण है, जो भी पिंड है, हर पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण एक बल लगता है, ठीक है। यानी ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जितने भी पिंड हैं, उन सब पर उनके द्रव्यमान के कारण यानी मास के कारण एक बल काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और ये जो बल होता है ये आपका एक तरीके का केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब होता है जब ये बल कार्य करता है तो इसको जो दिशा होती है दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है, इस वजह से इसको केंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो इसको आप लोग समझिएगा कि ये आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर हम सिंबल यूज कर लेते हैं बल के लिए, अभी जी यूज कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो बल होता है ये डिपेंड करता है आपका वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी जो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, सपोज करो सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, तो सूर्य एक वस्तु हो गई, पृथ्वी एक वस्तु हो गई, तो सूर्य और पृथ्वी दोनों के द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होंगे, तो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। दूसरा ये होता है कि जो Fg होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझें, अगर आप ये एक वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है और यहाँ पर एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों द्रव्यमानों की जो बीच की दूरी है यानी r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको कंबाइंड कर दें, अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये बन जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ता है g, ठीक है, और आगे वही लिखा रहेगा m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो g आया इसको क्या बोलेंगे, तो g यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, ये g। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का
गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये इस फॉर्मूले को बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन क्यों बोला गया? क्योंकि न्यूटन ने ही इसको जो है वो खोजा था। और ये जो नियम है उनकी किस पुस्तक में वर्णन है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है किस पुस्तक में वर्णित है। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उसी पुस्तक में ये जो न्यूटन का नियम है इसका वहां पर वर्णन मिलता है, यानी वहीं से ये लिया गया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो ये बात हो गई गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। अब इसमें से कुछ चीजें और हैं, जैसे क्या चीजें हैं तो देखिए मैं इधर इरेज कर देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर हमने दो पिंड माने थे, ठीक है, एक पिंड m1 दूसरा पिंड m2 माना था। अब इसी को हम इस वाले पिंड को मान लें अर्थ, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो पिंड है ये 1 किलोग्राम का है। ठीक है, ये पिंड कितना है? 1 किलोग्राम का है। उस केस में क्या होगा, जो पृथ्वी बल लगाएगी, जितना पृथ्वी बल इस वस्तु को खींचने के लिए अपनी तरफ लगाएगी उसी को बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ये कांस्टेंट होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण कैलकुलेट करना है आपको तो जो फार्मूला हमने निकाला है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट करानी है। तो फार्मूला देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग F बराबर G m1 की जगह हम मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं me, और इसका मास यानी m2 को ऑलरेडी हमने 1 kg माना है, तो ये आ जाएगा G me, और m2 की जगह आ जाएगा 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब मल्टीप्लाई में वो यही आ जाएगा। बट अगर पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर हम ये हमारी दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, और पृथ्वी की औसत त्रिज्या अगर मान लेते हैं हम लोग re, ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन जाता है GME बटे RE स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके G के, यानी गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के। तो GME बटे RE स्क्वायर को ही हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू अगर आप जानते होंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9.8। कितनी? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये G की वैल्यू होती है, स्मॉल g की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कैपिटल G भी आया था, तो कैपिटल G की वैल्यू भी आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब मात्रक क्या होगा? तो मात्रक आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए। तो अगर G का मात्रक निकालें तो फार्मूला इसका यहाँ पर है, G को एक तरफ कर लो आप, ठीक है, और बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो G को जब हम एक तरफ करेंगे तो R स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जब G को एक तरफ करेंगे तो m1 m2 ये भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम स्क्वायर। जो कैपिटल G का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका कैपिटल G का मात्रक हो गया। वैल्यू कितनी हो गई? तो 6.67 गुणे 10 की पावर -11। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो यहाँ पर 9.8 आ गया ये कहाँ से आ गया? तो दोस्तों ये कहाँ से आया समझ लो आप लोग। यहाँ पर ये जो फार्मूला निकला है स्मॉल g बराबर कैपिटल G me बटे re स्क्वायर। me क्या है? me है पृथ्वी की त्रिज्या, me है पृथ्वी का द्रव्यमान, और re क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। इनकी सिर्फ वैल्यू रखी है। तो अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पर ऊपर आपको दिखाऊं, यहाँ पर तो देखो आपके सामने G बराबर है कैपिटल G यानी 6.67 गुणे 10 की पावर -11। अभी मैंने वैल्यू आपको बताई थी। me का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 5.9 इंटू 10 टू द पावर 24 इतने किलोग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। 5.9 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम ये द्रव्यमान हो गया, बटे फार्मूले में re स्क्वायर। re कितना होता है? re मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। तो औसत त्रिज्या होती है पृथ्वी की, वो माना जाता है 6.378 गुणे 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, मीटर।
राउंड फिगर में पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग 6400 किलोमीटर भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 6.378 गुणे 10 की पावर 6 मीटर हम लोग लेते हैं। अब जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो जी बराबर आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन में विमा पूछ लेता है कि विमा क्या होती है, तो विमा के लिए वैसे तो हमने पहले चैप्टर में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप किसी भी राशि की विमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग निकालें विमा तो एम क्या है? एम होता है मीटर। मीटर किसके लिए यूज होता है? लंबाई के लिए, तो एल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है? बटे है, प्रति है। आगे वाली जो चीजें होंगी वो माइनस में जाएंगी, ठीक है। ये क्या है? सेकंड। सेकंड किसका मतलब होता है? समय का। समय के लिए हम लोग विमा के रूप में यूज करते हैं टी, और ऊपर 2 है, पावर में 2 लगा देंगे, लेकिन ये प्रति लगा, प्रति का मतलब होता है बटे, इसलिए यहाँ पर पावर आ जाएगी -2। तो स्मॉल जी की विमा आपकी आ जाएगी LT-2। ये विमा वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी बता दिया कि विमा कैसे निकालते हैं किसी की, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल जी की बात करो तो कैपिटल जी की विमा भी निकालना आप लोग सीख लो, क्योंकि विमा निकालना आना चाहिए। जो बेसिक विमा होती है उनको आप लोग याद कर सकते हो, जैसे वेग की, आयतन की, फोर्स की। बाकी को आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना तो आना चाहिए। तो जैसे फोर्स की अगर जी की विमा निकालें तो सबसे पहले फार्मूला आपको आना चाहिए। तो फार्मूला आपके पास ये है, ये जी का एफ का फार्मूला। यहाँ से अगर जी की विमा निकालनी है तो ये हो जाएगा F(r²) बटे m1m2, ठीक है। यानी जी को हमने एक तरफ कर लिया, बाकी सबको एक तरफ कर लिया। अब सबकी विमा रख दो, तो यहाँ पर विमा ये क्या है? एफ क्या है? बल है। बल की विमा आपको याद होनी चाहिए, mL(t-2) होती है, ठीक है। आर क्या है? दूरी है, तो L² हो जाएगा। नीचे mm क्या है? दोनों है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए विमा यूज होती है m ये हो जाएगा m², ठीक है। अब विमा में क्या होता है? नीचे वाली चीजों को ऊपर ले जाया जाता है। जब अंश हर वाली चीज ऊपर जाती है, ऊपर की चीज नीचे आती है, तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये जो m का पावर है, जब ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो ये पावर -2 में हो जाएगी। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, mL(t-2) ऊपर पहले से लिखा है, L² पहले से लिखा है, और ये m ऊपर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 1 आप लोग मान सकते हैं, और यहाँ पर पावर -2 है, तो 1 और -2 जब घटेगा तो ये आपका आ जाएगा m की पावर -1, ठीक है। और देखिए L² ये अच्छा 1+1 हो गया। अब यहाँ पर L2 और T-2, ठीक है। तो ये जो आपकी विमा है आ गई, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर L छूट गया है। L की पावर 2 ये है और एक L ये है, ठीक है। L की पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो आपकी विमा है ये आपकी आ गई गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा, यानी कैपिटल जी की विमा कितनी? m-1 L³ T-2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो विमा है वो निकाल सकते हो किसी भी राशि की। तो चलो ये तो बातें हुई गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित। अब कुछ इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं होती हैं। इसकी जो नोट्स हैं आपको क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्म में, तो आप लोग वहां से उसको नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। पहला, ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल मैंने आपको बताया था, जिसकी जो दिशा होती है दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है, इस वजह से इसको केंद्रीय बल बोलते हैं। दूसरा, ये जो बल होता है आपका, ये संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है? संरक्षी बल, यानी कंजर्वेटिव फोर्स आता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। अब आप पूछेंगे संरक्षी बल क्या होता है? तो दोस्तों संरक्षी बल वो बल होता है जो कि एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य जिसका हो, यानी एक किसी पिंड द्वारा अगर एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है उसको संरक्षी बल कहते हैं। या दूसरी इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि वह बल जो कि वो बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। इसको चाहो तो थोड़ा समझ भी सकते हो
जैसे मान चलो ये कोई पार्टिकल ए है, कण ए है, और यहाँ पर ये कोई बी है। अब ए से बी पर जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है सीधा चले जाओ, एक रास्ता ये घूम के चले जाओ, और एक रास्ता ये इधर से घूमते हुए जाओ। ठीक है, मान चलो हमारे पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए ए से बी पर। तो अगर जिस ए से बी पर जा रहे हैं तो जो बल गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत होगा, जो कार्य यहाँ पर होगा, जो कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत होगा अगर, तो चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके के बल को गुरुत्व मतलब संरक्षी बल बोलते हैं। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संरक्षी बल होता है, मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें आप लोग देख लेते हैं कि ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल यानी वीकेस्ट फोर्स होता है। जब हमने अभी शुरुआत में 4 बल आपको बताए थे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल और दुर्बल बल। ठीक है, उन सब में ये जो होता है सबसे कमजोर बल होता है। लेकिन यहाँ पर एक इसकी खासियत ये होती है कि इसकी जो परास होती है, इसकी जो परास होती है वो अधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा दूर तक ये काम कर सकता है। चाहे पिंड पास में रखे हो या बहुत दूर में रखे हो, ये हर जगह काम करता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो हम और आपके बीच में भी ये बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी परास अधिक होती है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी सबसे कमजोर बल होता है। इंटेंसिटी इसकी वीक होती है, यानी वीक फोर्स माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये 2 द्रव्यमान यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, ये 2 द्रव्यमान रखे हैं, यहाँ पर तीसरा कोई द्रव्यमान रखा है या चौथा कोई द्रव्यमान यहाँ पर रखा है, मान लो ये सी ये डी। तो ये जो बल होता है आसपास जो भी अदर द्रव्यमान रखे हैं उन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी जिन 2 के बीच बल लग रहा है सिर्फ इसको उसी 2 बल से मतलब है, उसके पास में क्या चल रहा है उससे इस बल को मतलब नहीं होता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो बल है मतलब आसपास के वातावरण में जो भी अन्य द्रव्यमान रखे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट इसके हो गए गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय बल। इसको हम इरेज कर देते हैं और हेडिंग डालते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोस्तों देखा जाए तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल है, नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा होगा कि 2 चीजें यहाँ पर हैं, पहला विद्युत और दूसरा चुंबक। तो दोस्तों ये जो बल होता है 2 बलों का कह सकते हो कॉम्बिनेशन होता है, योग होता है। किसका किसका? तो पहला ये जो बल होता है वो चुंबकीय बल का कॉम्बिनेशन होता है, चुंबकीय बल प्लस स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। चुंबकीय बल को आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये जो बल होता है विद्युत चुंबकीय बल, ये 2 बलों का क्या होता है योग मान सकते हैं यहाँ पर, चुंबकीय बल का और स्थिर वैद्युत बल का। अब चुंबकीय बल क्या होता है उसको समझ लेते हैं, स्थिर वैद्युत बल क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसको समझेंगे विद्युत चुंबकीय बल, ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं चुंबकीय बल क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल हमारी हेडिंग पड़ जाएगी चुंबकीय बल क्या होता है।
तो आप लोग जानते हैं कोई भी चुंबक होता है, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, ठीक है, ये एक दंड चुंबक है। ये जो दंड चुंबक है इसमें दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ का और दूसरा पोल होता है साउथ का, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इनके बीच की कुछ ना कुछ आपकी दूरी होती है। तो जो यहाँ पर बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा, यानी चुंबक के ध्रुवों के बीच जो बल कार्य करता है उसको आप लोग चुंबकीय बल कह सकते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए, इस बल को निरूपित करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, एफ एम यहाँ पर बोल दे रहे हैं हम। एफ एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। और जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई म्यू I1 I2 बटे R, ठीक है, और स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा चुंबकीय बल को प्रदर्शित किया जाता है। 4 पाई Fm बराबर 4 पाई म्यू I1 I2 बटे R स्क्वायर। I1 I2 क्या है? तो यहाँ पर जो ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी इंटेंसिटी है, यानी प्रबलता है। I1 I2 क्या है यहाँ पर? तो लिख सकते हो ध्रुवों की प्रबलता, इंटेंसिटी, प्रबलता होना इंटेंसिटी। R क्या है? तो ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है। और म्यू क्या है? म्यू को बोलते हैं चुंबकशीलता, म्यू को बोलते हैं चुंबकशीलता, इंग्लिश में बोलेंगे इसको परमेबिलिटी, PERMEABILITY, ठीक है। यानी इन माध्यम की चुंबकशीलता, जो भी माध्यम है उसकी चुंबकशीलता को बोलते हैं हम लोग म्यू, यानी परमेबिलिटी, ठीक है। तो इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है चुंबकीय बल, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपका स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं अभी। स्थिर वैद्युत बल, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ चीज स्थिर है। तो कौन सी चीज स्थिर है वही चीज यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों जो वैद्युत बल होता है हमेशा दो आवेशों के बीच कार्य करता है। जैसे चुंबक बल बताया हमने बताया कि वो चुंबक के ध्रुवों के बीच काम करता है, यानी चुंबक में काम कर सकता है, कह सकते हैं। उसी तरीके से जो विद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है, वो हमेशा आवेशों के बीच कार्य करता है। तो मान लो एक आवेश आपका ये है, इसको हम कह सकते हैं Q1, ठीक है। एक दूसरा आवेश है, इसको कह सकते हैं Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो अब यहाँ पर जो जो बल लगेगा वो लगेगा स्थिर वैद्युत बल, और इसको हम डिनोट करने के लिए FE लिख ले रहे हैं। E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीजें आई हैं, तो आप लोग देख लीजिए। Q1 Q2 क्या है? ये जो आवेश है, ठीक है। आवेश, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी। और आवेश का जो मात्रक होता है वो लोग लिख लीजिए आप लोग। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। R आप लोग जानते हैं दूरी है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, यहाँ पर लिख दें Q1 Q2 क्या है? आपके आवेश है। R क्या है आपका? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है? अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? तो यहाँ पर लिखोगे माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, जैसे वहां पर देखा था म्यू था,
म्यू क्या था आपका चुंबकशीलता था। तो वैसे ये है इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम होगा, ठीक, जैसे ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये जो आवेश बने हमने बड़े बनाए आपको समझाने के लिए, बाकी ये बिंदु आवेश होते हैं, ठीक है, साइज इनका बहुत छोटा होता है। माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है आपका स्थिर वैद्युत बल। अब दोनों चीजें समझ ली आपने, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। अब हम आते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि ये जो होता है दोनों बलों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, चुंबकीय बल का और आपका स्थिर वैद्युत बल का, ठीक है, ये दोनों बलों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें समझने की आपको जरूरत है, ठीक है। पहला ये है कि ये जो बल है विद्युत चुंबकीय बल का, अगर विशेषताओं की बात करें तो इसके इस लाइन को हटा देते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल की विशेषताएं, तो नंबर 1, ये जो बल है आपका आकर्षण भी हो सकता है, कैसा, आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये दोनों तरह का बल होता है आपका, आकर्षण टाइप का भी और प्रतिकर्षण टाइप का भी। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो आपने अभी पढ़ा था पीछे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका सिर्फ आकर्षण बल ही होता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, इसमें रिपल्सिव नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो बल है आपका विद्युत चुंबकीय बल, ये आपका कैसा होगा, आकर्षण टाइप का भी हो सकता है, यानी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और प्रतिकर्षण यानी रिपल्सिव भी हो सकता है। दूसरा, ये जो दोस्तों बल होता है, इसमें आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, तो इसको आपको समझना आवश्यक है कि जब समान आवेश होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जहां पर समान आवेश होंगे वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जहां पर आपके असमान आवेश होंगे, असमान आवेश, ठीक है, वहां पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा आपका, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कब आपका आकर्षण बल लगता है, कब प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश होगा तो आपको प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर असमान आवेश है तो आपका आकर्षण बल लगेगा। उदाहरण के माध्यम समझ लो, मान लो एक आवेश प्लस यहाँ पर है और एक आवेश प्लस यहाँ पर है, तो ये दो आवेश है, अगर Q1 Q2, तो यहाँ पर जो बल लगेगा कौन सा लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश है, ठीक है। दूसरा, अगर एक प्लस है और दूसरा आवेश माइनस है, तब कौन सा लगेगा, तब यहाँ पर देखो, आप लोग बताओ जरा कमेंट में। असमान आवेश हो गए, असमान मतलब एक दूसरा, तो यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल, आकर्षण, और यहाँ पर लग रहा था प्रतिकर्षण। मान चलो ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कौन सा आवेश लगेगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर भी आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, असमान आवेश है यानी अलग अलग आवेश है तो आकर्षण बल। सेम टाइप के हैं, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वहां पर हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक दूसरा है विपरीत आवेश है तो वहां पर आकर्षण बल आपका लगेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है आपको कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो कब लगता है, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। तो तीसरा पॉइंट में हम लिख देते हैं, जब आवेश गतिमान होते हैं, जब आवेश गतिमान हो तब लगता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। जैसे अभी हमने दो आपको आवेश दिखाए थे, वो स्थिर आवेश थे, लेकिन अगर यही आवेश गतिमान है, चल रहे हैं,
तब आपका लगेगा विद्युत चुंबकीय बल जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही आवेश आपके जब आवेश स्थिर हो, कैसे हो, स्थिर हो, तब कौन सा बल लगेगा? क्या तब भी विद्युत चुंबकीय बल लगेगा? तो आंसर है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो फिर कौन सा लगेगा? तो जब आवेश स्थिर होते हैं तो वहां पर लगता है स्थिर वैद्युत बल, जो कि अभी हमने आपको पढ़ाया है स्थिर वैद्युत बल। और जो हमने आपको फार्मूला बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है और वो स्थिर वैद्युत बलों के लिए होता है। कब? जब आवेश रुके हुए होते हैं, स्थिर होते हैं। लेकिन जब वही आवेश चलने लगते हैं तो वहां पर विद्युत चुंबकीय बल लगता है। और विद्युत चुंबकीय बल क्यों लगता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये समझना होगा कि आपने एक ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा या इस तरीके से। तो वहां पर यह बताया जाता है कि जब कोई आवेश गतिमान हो जाता है, ठीक है, तो वो चुंबकीय बल उत्पन्न करने लगता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और फिर वहां पर चुंबकीय बल लगने लगता है। इस तरीके से जब आवेश गतिमान होंगे तो आपका विद्युत चुंबकीय बल आपका लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय बल क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कैसे कार्य कर सकता है विद्युत चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो फोटान के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, फोटान के माध्यम से कार्य करता है, फोटान। ठीक है, फोटान। तो ये बातें हो गई विद्युत चुंबकीय बल से संबंधित। अब बात कर लेते हैं हम लोग नाभिकीय बल से संबंधित, जो कि तीसरा है। और इस नाभिकीय बल के अंतर्गत भी आपको दो बल मिलेंगे अभी, जिनको आपको समझना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और दूसरा वीक फोर्स। तो नाभिकीय बल, इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल दोस्तों, तो देखो, नाभिक, जाहिर सी बात है उसका नाभिकीय बल मतलब नाभिक के अंदर से कहीं ना कहीं संबंधित है ये। ठीक है, तो नाभिक के संयोजन और वियोजन बल के लिए, नाभिक के संयोजन और वियोजन के लिए जो बल जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं हम लोग नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिक के संयोजन मतलब जुड़ने के लिए, कंपोजिशन के लिए उसके नाभिक के, और वियोजन मतलब विघटन, डिके। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि नाभिक के संयोजन और वियोजन के लिए, वियोजन मतलब टूटना, डिके कह सकते हो इसको, कंपोजिशन है और ये डिके, वियोजन के लिए जिम्मेदार बल, जिम्मेदार जो बल होता है वो आपका नाभिकीय बल होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है नाभिक से संबंधित ये बल आपका है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आप ले सकते हैं इसका। अच्छा, नाभिकीय बल तो ये समझ में आ गया, संयोजन और वियोजन। अब नाभिकीय जो बल होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, इस नाभिकीय बल को दो भागों में बांट सकते हैं हम। कौन कौन से भाग? तो नाभिकीय बल के जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया था कि नाभिकीय बल दो टाइप का होता है, जिसका टाइप पढ़ लेते हैं। पहला जो टाइप है वो है प्रबल बल, और दूसरा है जो वो है दुर्बल बल, है ना। अब हमें प्रबल बल को डिटेल से समझना है कि प्रबल बल क्या होता है, कब काम करता है, इसका परास क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर प्रबल बल। हमने हेडिंग यहाँ पर डाली हुई है प्रबल बल, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो दोस्तों समझो, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या क्या, कौन कौन से कण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है,
यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर होती है। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो नाभिक के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चूंकि ये बल नाभिक से संबंधित है तो हमें बाहर वालों की चिंता नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नाभिक की। तो ये एक नाभिक है। अब जैसे सपोज करो हम एक कोई ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कार्बन ले लिया, ठीक है। तो कार्बन में क्या है, यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? कार्बन के पास आपके पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं? 6। और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन भी इसके पास 6 होंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन का जो सिंबल होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 6C12, 6C14 भी होता है जो समस्थानिक होता है उसका, ठीक है। तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है। 6 प्रोटॉन है और इसमें 6 न्यूट्रॉन भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। मैं यहाँ पर बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर ये क्या है ऊपर वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें 2 3 4 5 6, मान चलो ऊपर वाले प्रोटॉन है और नीचे वाले नीले वाले जो है ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था स्थिर वैद्युत बल, वहां पर आपने पढ़ा है कि जब दो आवेश होते हैं समान प्रकार के तो वो क्या करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर आपके पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है, यानी उदासीन होता है। तो अगर इन सब में धन आवेश है, धन 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 धन, सभी न्यूट्रॉनों मतलब प्रोटॉनों में, सभी प्रोटॉनों में धन धन आवेश है, तो क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को बाहर की तरफ भेजेंगे, धक्का लगाएंगे, अपने पास नहीं आने देंगे बल्कि बाहर की तरफ धक्का लगाएंगे। तो क्या होगा, ये सारे जो न्यूट्रॉन है ये सब भाग जाएंगे, क्योंकि इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? इनके बीच लग रहा है स्थिर वैद्युत बल, और ये भाग जाएंगे, स्थिर वैद्युत बल के कारण ये भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है आपस में इसी नाभिक अंदर ही रहते हैं। अंदर कैसे रह सकते हैं? अब इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अंदर उस केस में रह सकते हैं जब स्थिर वैद्युत बल से कोई बहुत बड़ा बल हो जो इन सबको अंदर की तरफ झेल रहा हो, नाभिक में बांधे रख रहा हो, ठीक है। तो उस बल को हम लोग बोलते हैं प्रबल बल। यानी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांधे रखने वाला जो बल होता है वो आपका प्रबल बल होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल प्रबल बल कहलाता है। ठीक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला जो बल होता है ये आपका प्रबल बल कहलाता है। और दोस्तों इसकी खास बात ये होती है इस प्रबल बल की कि इस बल की जो परास होती है, परास बहुत कम होती है। परास इसकी क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है इसकी परास अगर बोला जाए तो लगभग 10 की पावर -15 मीटर के आसपास इसकी कोटि की होती है। यानी इसकी परास कम होती है। परास का मतलब कम दूरी में काम करता है। कम दूरी का मतलब ये सब नाभिक के अंदर ही तो काम करेगा, नाभिक के बाहर तो नहीं काम करेगा। तो नाभिक ही आप लोग जानते हैं कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, हम लोगों को दिखता तक नहीं है किसी परमाणु में नाभिक। ठीक है। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो इस वजह से क्या होता है उसका जो रेंज है बहुत कम होती है। परास लगभग इतनी होती है 10 की पावर -15 मीटर की। लेकिन दोस्तों इसकी अगर खास बात करें दूसरी, तो इसकी जो तीव्रता होती है या कहें प्रबलता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रबलता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अधिक फोर्स, यानी इतनी ज़्यादा होती है
कि जो प्रकृति में पाए जाने वाली 4 बल होते हैं। 4 बल कौन से? अभी जस्ट हमने शुरुआत में बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल बल और चौथा है दुर्बल बल। तो इन चारों बलों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग फोर्स होता है वो आपका यही होता है प्रबल बल, इसीलिए इसका नाम भी है प्रबल बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है और दुर्बल बल है, सबसे प्रबल यही होता है, सबसे स्ट्रांग जो है यही होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल यानी स्ट्रांग फोर्स। ठीक है, तो 2 चीजें आपके सामने हो गई क्लियर। अब अगर इसकी तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो बल होता है आकर्षण टाइप का होता है। कैसा होता है? आकर्षण बल होता है, इसमें प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है जो प्रबल बल होता है, जिसका काम होता है नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखना। ठीक है, अब अगर इसको प्रबलता को कंपेयर करें हम गुरुत्वाकर्षण बल से, तो यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, ये दोनों एक दूसरे से 1 फर्मी की दूरी पर है, 1 फर्मी की दूरी पर है। 2 प्रोटॉन है एक दूसरे से 1 फर्मी की दूरी पर है। 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो 1 फर्मी की दूरी पर है। उस केस में जो बल लग रहा होगा इनके अंदर, इनके बल लग रहा होगा, वो देखिए यहाँ पर 2 बल लग रहे होंगे। पहला बल कौन सा? स्थिर वैद्युत बल, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के भी दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, तो स्थिर वैद्युत बल यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। और दूसरा, इन दोनों को नाभिक के अंदर बांधे रखने के लिए जिम्मेदार कौन सा बल है? वो है प्रबल बल। तो एक बल लग रहा है जो वो लग रहा है यहाँ पर प्रबल बल। तो दोस्तों जो आपका स्थिर वैद्युत बल है यहाँ पर लग रहा है इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में, उसका 10 गुना होता है प्रबल बल। किसका? 10 गुना होता है किसका? स्थिर वैद्युत बल का। ठीक है, समझ में आई बात? यानी एक प्रोटॉन, यानी 2 प्रोटॉन है जैसे, वो एक दूसरे से 1 फर्मी की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा होता है उसका 10 गुना होता है कौन सा? ये प्रबल बल। इसीलिए प्रबल बल क्या होता है? इस स्थिर वैद्युत बल को ब्रेक कर देता है और अपने आप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है टाइटली, क्योंकि प्रबल बल बहुत ही स्ट्रांग होता है। और दोस्तों ये कहा जाता है कि 2 क्वार्कों की परस्पर क्रिया से, 2 क्वार्क 2 क्वार्कों की परस्पर क्रिया से ये जो प्रबल बल होता है उत्पन्न होता है। परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है कौन सा बल? प्रबल बल। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई प्रबल बल की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगली तरफ और लास्ट बल देखते हैं। इसका जो था वो है दुर्बल बल। दुर्बल बल कहाँ पर काम करेगा? प्रबल बल तो आपने समझ लिया, अब दुर्बल बल की तरफ चलते हैं, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि दुर्बल बल कब काम करता है, कहाँ काम करता है। यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी दुर्बल बल, यानी इंग्लिश में अगर लिखे तो वीक फोर्स, वीक फोर्स यानी दुर्बल बल। दोस्तों आपने रेडियो एक्टिव अभिक्रिया तो नाम सुना ही होगा। रेडियो एक्टिविता भी होता है गुण, जिसमें क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं अपने मन से कुछ किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। कौन कौन सी किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं? तो अल्फा किरणें और बीटा किरणें। ठीक है, तो जो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और निकलती हैं तो कैसे निकलती है, इसके बीच एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो नाभिक में क्या होता है पहले एक बार फिर से समझ लो। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन टूटता है, जब आपका एक न्यूट्रॉन टूटता है, ठीक है, तो क्या क्या मिलता है हमें? तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। पहला आपको प्रोटॉन मिलेगा, दूसरा आपको एक जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको बीटा कण भी बोलते हैं, और तीसरा आपको एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें मिलती हैं कब? जब एक न्यूट्रॉन टूटता है। एक न्यूट्रॉन टूटेगा जब, तो 3 चीजें मिलेंगी आपको। एक प्रोटॉन मिलेगा,
दूसरा एक आपको बीटा कण मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, और तीसरा एंटी न्यूट्रिनो, ये है हमारा प्रोटॉन और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन या बीटा कण भी बोल सकते हो आप लोग, और ये है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो देखो इन इलेक्ट्रॉनों, ये जो इस न्यूट्रॉन के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन मिला और जो न्यूट्रिनो मिला, इन दोनों के बीच जो कार्यकारी बल होता है, इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं दुर्बल बल, यानी वीक फोर्स। या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि उप परमाणुवीय पदार्थों के बीच या अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल बल। या दूसरी भाषा में कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल बल। अब दोस्तों ये नाम दुर्बल है तो क्या वाकई में दुर्बल बल है? अब लोग सोचते हैं कि प्रबल बल था तो प्रबल था, स्ट्रांग था, इस वजह से प्रबल बल नाम पड़ गया, तो इसका दुर्बल बल नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों दुर्बल बल इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये प्रबल बल से तो दुर्बल होता है, प्रबल बल से क्या है दुर्बल है, लेकिन बाकी फोर्सेस से दुर्बल नहीं है। चार फोर्स हमने प्रकृति में बताया है आपको, ठीक है, उन सबसे दुर्बल नहीं, केवल ये प्रबल बल से ही दुर्बल है। और प्रबल बल से कितना दुर्बल है? तो 1/10⁻23 गुना दुर्बल है, कमजोर है, किससे? प्रबल बल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको उससे गुरुत्वाकर्षण बल से, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। विशेषताओं में अगर लिखे हम इसकी विशेषताओं में, तो पहला प्रबल बल से 1/10⁻23 गुना होता है। मतलब प्रबल बल से तो कमजोर है, साफ साफ दिखता है कि 1/10⁻23 मतलब प्रबल बल से कमजोर है, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण बल से भी कमजोर है? दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 गुना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अधिक है। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल से ये जो दुर्बल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितना? 10⁻25 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे स्ट्रांग नहीं, सबसे वीक नहीं है ये केवल दुर्बल बल जो है केवल प्रबल बल से ही वीक है, बाकी दुर्बल उससे बड़ा होता है, ठीक है, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर चारों में कंपेयर करें कि चारों में सबसे वीक फोर्स कौन सा है, तो चारों में जो सबसे वीक फोर्स है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अगर केवल नाभिकीय बल के अंतर्गत कंपेयर करें कि नाभिकीय बल में कौन सा मतलब स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो स्ट्रांग के लिए स्ट्रांग है और वीक के लिए वीक है। नाभिकीय बल में तो ये कमजोर है, वीक है, लेकिन चारों बल जब कंपेयर करेंगे चारों बल में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे जो है कमजोर होता है, और प्रबल बल जो होता है चारों में से वो प्रबल बल ही होता है। इसका दुर्बल बल इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि नाभिकीय बल के अंतर्गत ये जो है आपका कमजोर है, थोड़ा उससे प्रबल बल से कमजोर है। तीसरा बल आप लोग ये कह सकते हो कि ये जो आपका बल है दुर्बल, ठीक है, इसकी जो परास होती है बहुत कम होती है, परास जो होती है बहुत कम होती है। प्रबल बल की भी परास कम होती है, लेकिन उससे भी कम आपकी परास होती है इसकी दुर्बल बल की। लगभग एक परास इसकी होती है 10⁻18 मीटर की फुट की। अगर इसके प्रोटॉन के साइज की हम बात करें तो आप लोग जानते हैं जो प्रोटॉन का साइज होता है, तो प्रोटॉन के आकार का 0.1% ही इसकी रेंज होती है। क्या रेंज? मतलब परास, यानी प्रोटॉन का जो आकार होता है उसका 0.1% इसकी रेंज होती है, ठीक है। ये कुछ चीजें हो गई। और दोस्तों इसका जो कहा जाता है कैसे उत्पन्न होता है, तो ये डब्लू बोसान, इनसे ये जो बल होता है उत्पन्न होता है, डब्लू बोसान से। तो दोस्तों ये चारों चीजें हमने आपको समझा दी, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्बल प्रबल बल, दुर्बल बल।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग नोट्स अपने जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि आपके खुद के नोट्स जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और आपको परीक्षा में अंक दिलाने में बहुत योगदान करते हैं, रिवीजन के टाइम बहुत ही आपको हेल्प करते हैं। इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। बाकी जो आपको नोट्स हैं, PDF है, वो आपको बैच में मिलती जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।